अच्छा, जब हम लोग जो है जब तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ना एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक सिलेंड्रिकल सैंपल, ठीक है, इस पर क्या किया कि टेंसाइल स्ट्रेस इज टू बी अप्लाइड, ठीक है, अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्रास रॉड। ये लेट्स से एक रॉड है, लॉन्ग एक्सिस एज इन इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 10 mm, डायमीटर 10 mm हो गया। क्या करना है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड required to produce a 2.5 into 10 to the minus 3 mm change in diameter, ठीक है, if deformation is entirely elastic, मीन्स कि हम इलास्टिक रीजन में ही उसे डिफॉर्म करेंगे। ठीक है, चेंज इन डायमीटर कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड लोड हमें फाइंड करना है, और टू प्रोड्यूस चेंज इन डायमीटर कितना होना चाहिए, 2.5 into 10 to the minus 3, ठीक है। अब बात यह है कि जहाँ बताया कि टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई होना है अलोंग द सिलेंड्रिकल एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस, इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में जिस तरह ये स्कीमेटिक में दिखाया हुआ है स्ट्रेस अप्लाई होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई होगा तो इट मीन्स कि लेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा, तो चेंज इन डायमीटर एज इनके डायमीटर कम होगा। ओके, सो इसमें बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.5 into 10 to the minus 3 mm, ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो जो है इलास्टिक लिमिट जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन मैटर्स एनालिसिस के इसमें नहीं होते। ठीक है, इसलिए इतनी स्मॉल वैल्यू है, प्रैक्टिकली फिजिबल यही वैल्यू बनती है। ठीक है, अब इसमें यह कि जिस हमने पढ़ा कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ और चेंज इन वन डिमेंशन डिवाइडेड बाई दैट डिमेंशन। आप या कह सकते चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, चेंज इन डायमीटर क्या है, ये गिवन है, ठीक है, mm में वैल्यू है, ये माइनस इसलिए है कि ये चेंज जो है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। एज इन के लेंथ इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन डायमीटर कम हो रहा है तो चेंज इन डायमीटर जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ओरिजिनल डायमीटर कितना है ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने स्ट्रेन फाइंड कर ली। ओके, स्ट्रेन क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, लोड फाइंड करना है। लोड कैसे फाइंड होगा, लोड डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, कितना लोड अप्लाई करेंगे तो इतना डिफॉर्मेशन चेंज आएगा। ठीक है, अब हम डायमीटर के लॉन्ग हमने फाइंड कर लिया कि स्ट्रेन कितनी आ रही है। ठीक है, लेट्स से अगर दिस मच 2.5 10 to the minus 3 जो है इतनी अगर डायमीटर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो एक्चुअली वो कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्ट्रेन ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, -2.5 into 10 to the minus 4 हो गया। ठीक है, अब ये आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि किस तरह में इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्ट्रेन फाइंड किया अलोंग दिस डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन की स्ट्रेन का इस डायरेक्शन की स्ट्रेन के साथ एक रिलेशन होता है। एक्चुअली आपने जब क्वेश्चन है उसके अंदर आपने सोचना है कि इसे सॉल्व किस तरह किया जा सकता है। अब बात यह इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई होनी है। ठीक है, ये पूछा कि इसमें फोर्स अप्लाई होनी है तो इस डायरेक्शन में जो चेंज है वो 2.5 × 10⁻³ mm हो बस ना। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड करेंगे। इस डायरेक्शन की स्ट्रेन का इस डायरेक्शन की स्ट्रेन के साथ एक रिलेशन होता है जो पॉइसन रेशियो से निकल आता है। ठीक है, फिर इस डायरेक्शन की स्ट्रेन आ जाएगी, इस डायरेक्शन की स्ट्रेन जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए यंग मॉडुलस के साथ, तो इस डायरेक्शन की स्ट्रेस आ जाएगी, स्ट्रेस से फोर्स फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक आइडिया बनाना कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, फिर उसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स स्ट्रेन फाइंड कर ली अलोंग डायमीटर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने ये करना है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर फाइंड करनी है, इस डायरेक्शन के अंदर क्या करना फाइंड करनी है कि कितनी स्ट्रेन हुई, जैसे मैंने अभी बताया। तो उसे किससे निकाल सकते हैं, पॉइसन रेशियो से निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइसन रेशियो हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होती है या फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आपको अगर दिया जाएगा तो इसमें पॉइसन रेशियो की वैल्यू भी गिवन होगी। ठीक है, लेकिन जैसे अब तो ये ऑनलाइन है तो इट मीन्स कि आप वैसे भी बुक से देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर रिटन एग्ज़ाम और जिस तरह यूजुअली होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसमें पॉइसन रेशियो की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है,
और यूजुअली ये वैल्यू जो है ये 0.25 से 0.35 इसी रेंज में ही होती है आमतौर पे ना, ठीक है। तो जैसे 0.34 पॉइसन रेशो की वैल्यू है, तो पॉइसन रेशो में क्या होता है कि पॉइसन रेशो इधर थी, दिस इज इक्वल टू द माइनस स्ट्रेन लॉन्ग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय स्ट्रेन लॉन्ग जी एक्सिस। तो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये 0.34 है, ये स्ट्रेन पहले से पता है। तो ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू लॉन्ग द जी एक्सिस या लॉन्ग द टेंसाइल एक्सिस, ठीक है। विच मीन्स के इस एक्सिस में कितनी डिफॉर्मेशन होगी या स्ट्रेन कितना होगा, दिस मच स्ट्रेन होगा, ठीक है। अब स्ट्रेन पता चल गया। अब जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, ठीक है। जिससे इक्वेशन गिवन है, ये आपने पहले ही पढ़ी है। यंग मॉडुलस की इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं, ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसका रिलेशन होता है व्हाट इज यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। तो हम इस तरह में लिख सकते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस भी जो है एक मटेरियल के लिए जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। एक मटेरियल का यंग मॉडुलस एक ही होगा इलास्टिक रीजन में ना। तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी बुक में भी गिवन है, अगर जिसका क्वेश्चन आता है तो उसमें भी गिवन होगी ना। जैसे आमतौर पर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें जैसे एग्जामिनेशन हॉल में तो उसमें पहले से गिवन होती है, तो आप ऑनलाइन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो है नॉर्मल एग्जाम में ना ये वैल्यू भी फिर गिवन होगी, ठीक है। तो इट मीन्स के यंग मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है। यंग मॉडुलस को एक स्ट्रेन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। सो इट मीन्स के 71.3 मेगापास्कल आ गई, लेट्स से 71 कह लेते हैं इसे। तो इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में 71 मेगापास्कल अगर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो जो डायमीटर में डिक्रीज होगा वो इतना होगा जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अब जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, लोड जो है वो मैकेनिकल की टर्म में, स्ट्रेसेस की टर्म में या मैकेनिक्स की टर्म में आमतौर पे फोर्स को कहते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, ये जो है ये वैल्यू ये स्ट्रेस की वैल्यू है, तो एज इन फोर्स की वैल्यू नहीं है। अब फोर्स और स्ट्रेस का क्या रिलेशन आपको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है, ये होता है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो क्या करें कि फोर्स फाइंड करनी है, एरिया इधर आ गया, बस ये वही है। स्ट्रेस हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू ए नॉट इनिशियल एरिया ले लेंगे इसमें, ठीक है। यूनिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हम एरिया जो होता है कांस्टेंट रखते हैं और ओरिजिनल जो एरिया होता है वो लेते हैं। ओरिजिनल एरिया कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर ऑलरेडी पता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2, रेडियस आ गया, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, एरिया आ गया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी। न्यूटन में 5600 न्यूटन या 5.6 किलो न्यूटन जो है वो फोर्स की वैल्यू है जो रिक्वायर्ड है, और उससे जो डिज़ायरेबल चेंज इन मैग्नीट्यूड है, चेंज इन जो डायमीटर है वो होगा, ठीक है। तो इस तरह के वेरियस न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम उसके एंड में भी दिए हुए हैं, बुक के एंड में भी दिए हुए हैं, कुछ सैम्पल के तौर पे समझ लेंगे क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जिस तरह भी होगा। लेकिन ये है कि मेन बात ये कि आपने ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है और उसे किस तरह जो पिछला अब तक आपने एक्वायर किया है नॉलेज चैप्टर से रिलेटेड, उसे किस तरह उस उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट या अप्लाई करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये एक स्कीमेटिक, हमने जिस तरह स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेन की बात की, उनकी टेंसाइल टेस्टिंग की बात की। तो आमतौर पे ये एक समझ सैम्पल कर्व है कि आमतौर पे स्ट्रेस जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं, लेट्स से सैम्पल है, इसमें से पे टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, इस तरह ना, ठीक है। तो सैम्पल पहले डिफॉर्म होगा, स्ट्रेन आता जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आती है कि फिर इवेंचुअली ब्रेक कर जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किस तरह का बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है, जैसे जैसे लोड अप्लाई होता जाता है स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद ये कर्व जो सीधा जाने के बाद यहाँ से बेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
यहाँ से बेंड होना शुरू होती है, वो पॉइंट जो होता है वो इलास्टिक लिमिट होती है, या नहीं इलास्टिक लिमिट नहीं, वो आमतौर पे होती है यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड पॉइंट से पहले पहले जो होता है वो इलास्टिक रीजन होता है, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन का रीजन आ जाता है। ठीक है, तो पहले कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, वहाँ से फिर थोड़ा बेंड होना शुरू होती है, इस तरह होके फिर कुछ नीचे कौन लग जाती है। ये आमतौर पर इस तरह की कर्व जो है ये डक्टाइल मटेरियल्स की होती है। जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, आमतौर पर लेट से यहाँ पे आके यहीं पे ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के हम ड्रा कर लेते हैं दोबारा। ये देखें, लेट से ये स्ट्रेस की वैल्यू है, ये स्ट्रेन की वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऐसे स्ट्रेन बढ़ रही है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा बैंड आता है और ये इस तरह जाके यहाँ पे मटेरियल जो तो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो रीजन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला है, ठीक है, ये इलास्टिक रीजन है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जिस जगह से बेंडिंग स्टार्ट होती है इसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो इसको मैं फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि जहाँ से आपको बेंड नज़र आ रहा है वो कर लें। अगर ये शार्प बेंड इस तरह का नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कर्व है इस तरह ऐसे ऐसे जाते 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 ऐसे है, तो कोई शार्प बेंड नहीं है यहाँ पे, तो आप बता नहीं सकते कि इलास्टिक रीजन कहाँ ख़त्म हो रहा है या यील्ड पॉइंट कहाँ पे है ना, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेस लेवल पे काम करना होता है, उससे ऊपर नहीं जाना होता। तो फिर क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि लेट से ये लाइन हम क्या करते हैं कि 0.2% या कह लें कि 0.002 स्ट्रेन। 0.2% का क्या मतलब होता है? 0.002। ठीक है, 0.2% ये होगा। तो स्ट्रेन पे 0.002 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लेट से यहाँ पे आई ना स्ट्रेन की वैल्यू हो गई, जैसे ये स्ट्रेन है तो लेट से ये यहाँ पे है। इसको या इनिशियल जो लाइन है ना इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सीधी। तो जिस जगह पे इसे कट कर रही है उस पॉइंट को हम असूम कर लेते हैं कि ये यील्ड पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू लिया ये आर्बिट्रेरली चूजन है, लेकिन विद एक्सपीरियंस देखा गया है कि 0.2% के करीब जब ये इस लाइन लगाते हैं तो इसमें थोड़ी सी मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है और हमारे पास ये यील्ड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से अगर यील्ड पॉइंट ड्रा किया जाए तो उसमें उसकी वैल्यू थोड़ा रिप्रोड्यूसेबल होती है। स्पेशली इस एलुमिनियम वगैरह की जब टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं तो आमतौर पर उनकी लाइन इस तरह इतनी क्लियर नहीं आती, तो इसलिए ये मेथड यूज़ करना पड़ता है। समटाइम इस स्टील्स के लिए भी करते हैं। कुछ स्टील की कर्व होती हैं वो इस तरह होती हैं, जिस तरह ऐसे आ गई, ऐसे 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 गई। ठीक है, तो इसमें तो ये यील्ड पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे ना। ठीक है, ये यील्ड पॉइंट है, तो ये बहुत कॉमन है, क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो इस पर हमें ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं, 0.002 ना। ठीक है, लगा भी लें तो यही वैल्यू आएगी। जिसमें इस तरह का केस हो कि पता ही ना चले, इसमें ना पता चल रहा हो, उसमें हम 0.002 वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, लेट्स से ये यील्ड पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ये जो इस तरह डिफॉर्मेशन हो रही है, दिस कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यह है कि जो मैक्सिमम लोड जो है या मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल बियर कर सकता है उससे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक ये वैल्यू आ गई टेंसाइल स्ट्रेंथ की, जहाँ भी जो भी वैल्यू हो ना स्ट्रेंथ की। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में क्या होता है कि सीधी लाइन जाके ऊपर जाके नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, नीचे आना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले मटेरियल यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हो रहा है, जब नीचे आना शुरू होता है इसका मतलब लोकलाइज डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, उसे नेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, और आखिर मटेरियल फेल हो जाता है। तो इस तरह एक स्कीमेटिक डायग्राम हो सकती है। ठीक है, उससे आप देख लेंगे उससे किस तरह लेबल किया जा सकता है डिफरेंट रीजन्स, या डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेट से एक एक्चुअल ग्राफ बना हुआ है, लेट से इस तरह का एक्चुअल ग्राफ है, या लेट से यही ग्राफ है, इस पे वैल्यूज़ गिवन है, ये 100 मेगापास्कल हो गई, ये 200 हो गई, 300, 400, 500। तो आपने अगर ये लेट से सारी चीज़ें फाइंड करनी है, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू हो गई लेट से 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। तो लेट से आपने यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो आप खुद इस पॉइंट से 0.2% ये ऑफसेट मेथड यूज़ कर लें, चाहे यहाँ से फाइंड कर लें कि यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है, इस तरह टेंसाइल स्ट्रेंथ की कर लें। लेट से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टोटल डिफॉर्मेशन या टोटल स्ट्रेन बताएं, तो वो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो टोटल स्ट्रेन होगी। ठीक है, अगर सिर्फ प्लास्टिक स्ट्रेन बतानी है तो वो यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक स्ट्रेन होगी। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया, ये हो गया।
फेलर या फेलर स्ट्रेंथ कह लें कि जो फाइनल ब्रेकेज के टाइम जो वैल्यू आई है वो यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब इस ग्राफ से हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम थोड़ा सा वही चीज़ जो अभी हमने देखी थी, ये देखें यहाँ पे ना कर्व बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। यहाँ पे हम आइडिया कर सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे होगा यील्ड पॉइंट ना। तो ये मटेरियल जो है ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, इस वजह से इसकी ग्राफ जो है ना वो इस तरह यहाँ से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से तकरीबन इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें क्या है कि जब मटेरियल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है और ये मोरलेस यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ तक क्या देखें फिर यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन है, लेकिन जब मैक्सिमम पॉइंट से थोड़ा आगे जाना शुरू होता है ये कर्व जो है नीचे को आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज डिफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो लोकलाइज डिफॉर्मेशन की वजह से जो है ये कर्व नीचे आना शुरू होता है, क्योंकि एरिया प्रैक्टिकली बहुत कम होना शुरू हो जाता है। और जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया जितना कम होगा उतना स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम है तो इसमें एरिया जो है फिक्स है, इस वजह से हम एरिया ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन असल में एरिया जो है काफ़ी कम हो गया, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें। ठीक है, तो ये वाला एरिया काउंट कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो कर्व जो है नीचे को जाना शुरू हो गई है। ओके, ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ हो गई, ये नेकिंग हो गई, यहाँ बता दिया। ठीक है, मोस्टली जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं उनमें नेकिंग होती है। ठीक है, जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं वो यहीं पे ब्रेक हो जाते हैं। ब्रिटल एज इन जिसमें मैकेनिकल डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन नहीं होती, आप कह लें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है उसमें नहीं होती। ठीक है, ओके, अब इसमें थोड़ा से वंस अगेन कंपैरिजन दिया हुआ है डिफरेंट मटेरियल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ का। मेटल एनालाइज किया, आमतौर पर टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। यहाँ पे ये देखें, ये जो ग्राफ है ये लॉग ग्राफ है। ठीक है, लॉग ग्राफ इसलिए होता है कि वैल्यूज़ में अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो, लेट से एक वैल्यू 1000 है और एक वैल्यू 10 या 20 मेगापास्कल है और एक वैल्यू 1000 मेगापास्कल है, तो उन्हें एक ग्राफ में लिखेंगे तो यहाँ पे तो 10 की वैल्यू यहाँ बनेगी और 1000 की यहाँ बनेगी। लॉग ग्राफ में क्या है कि छोटी वैल्यूज़ के लिए भी काफ़ी स्पेस होती है और उसके बाद लार्जर वैल्यूज़ के लिए भी काफ़ी स्पेस होती है। तो आमतौर पर मेटल्स एंड अलॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी हाई होती है और कंपोजिट्स भी जो है हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट्स हैं उनकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सिरेमिक्स की स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल से थोड़ा सा कम होती है, जैसे स्टील की स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है। जिससे हम सिरे वगैरह डालते हैं उसकी 200 ग्रेड का है तो 200 मेगापास्कल होगी ये स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ उसकी ना अब 600 का ग्रेड का है तो 600 मेगापास्कल होगी। कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमने इस तरह पहले बताया कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल तक होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो वैसे ही 4-5 मेगापास्कल होती है आमतौर पे। तो इन जनरल मेटल्स एंड अलॉयज की जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिरेमिक्स से और सिरेमिक्स की ज़्यादा होती है पॉलीमर से। कंपोजिट्स की जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, डिपेंड करता है किस चीज़ कंपोजिट बने हुए हैं। हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा भी होती है, उसकी कम भी हो सकती है। ठीक है, काफ़ी बड़ी रेंज है इसकी। अब इसी चीज़ को हम जिससे बात कर रहे थे डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी इज़ दी मतलब एक सैंपल जो है सिलेट से डिफॉर्म किया है, इतना डिफॉर्म किया कि फाइनली ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ब्रेक होने का मतलब मैक्सिमम उसमें उतनी डिफॉर्मेशन हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इनिशियल से फाइनल के दरमियान जितनी डिफॉर्मेशन हुई है तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन टोटल लेंथ, ये फाइनल माइनस इनिशियल, जितनी डिफॉर्मेशन हुई है टोटल डिफॉर्मेशन काउंट करनी है। ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये वही स्ट्रेन की वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू वो जो उस पॉइंट पे लेनी है, स्ट्रेन की वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर ये मटेरियल ब्रेक हो गया। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या है, इट्स अ मेजर के मटेरियल कितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा, तो इसे हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। या अगर रिडक्शन इन एरिया भी एक और मेजर है, उसमें क्या होगा कि वंस अगेन चेंज इन एरिया या डिक्रीज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पॉइंट है कि टफनेस क्या होती है, जिस तरह एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था। टफनेस जो होती है इट्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर ना। ठीक है, तो एक मटेरियल ज़्यादा टफ होगा
तो वो आमतौर पे जो है इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल इसी तरह लेते हैं जिस तरह ग्लास जो है, अगर वो ग्लास का ही बना हुआ है, ठीक है, शीशे का बना हुआ है, तो वो गिरता है तो टूट जाता है। वो स्टील का बना हुआ तो वो गिरेगा, हो सकता है उसमें डेंट पड़ जाए लेकिन वो टूटेगा नहीं। ठीक है, अब शीशे ग्लास में तो डेंट नहीं पड़ता क्योंकि उसमें टफनेस ही नहीं होती। ठीक है, वो डिफॉर्म ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स में देखें, ये एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन हुई, ये ब्रेक हो गया। टफनेस क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एक मटेरियल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है पर यूनिट वॉल्यूम। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके यूनिट्स ये बनते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो इट मीन्स कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगी, ठीक है, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो है ये बेसिकली देगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या वैल्यू बताता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये area under the curve gives the value when the gives the value which is equal to the stress multiplied by strain। ठीक है, ये दो यहाँ पे एक्सिस एक्स और वाई पे जो भी एक्सिस हैं इनका उसे मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो एरिया अंडर द किसी भी कर्व का एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो इन वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से जो आंसर उस पर्टिकुलर केस में आता है वो देगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द सेम थिंग। इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व होती है। जो भी उस इक्वेशन का एरिया बनता है, इक्वेशन को प्लॉट कर लें तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो इंटीग्रेशन से भी फाइंड हो सकता है। तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस मेथड्स हैं। सो इन एनी केस ये एरिया इससे भी हम देख के आइडिया लगा लेते हैं, एरिया अंडर कर्व फाइंड करके पता चल जाता है कि एक मटेरियल की टफनेस कितनी है। ठीक है, जो मटेरियल ब्रिटल होगा उसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होगी, ये जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए लेट्स से कर्व ये है, उसका देखिए एरिया अंडर द कर्व कम है। एक मटेरियल ये है जिस तरह हम स्टील वगैरह है, उसको देखें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो एरिया अंडर द कर्व कितना ज़्यादा हो गया, तो इसकी टफनेस ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब एक मटेरियल जो है उसकी डिफॉर्मेशन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन स्ट्रेंथ कम है, तो फिर भी उसकी जो है टफनेस जो होगी वो कम होगी। तो बाय डेफिनेशन जो है वो टफनेस क्या है? इस एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल अंटिल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने तक मटेरियल जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड टफनेस। ठीक है, तो ब्रिटल फ्रैक्चर जो है वो आमतौर पे टफ नहीं होते। ब्रिटल और टफनेस, ब्रिटलनेस और टफनेस आपस में समझ लें एंटी टर्म्स है। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो टफ नहीं होते, जो टफ होते हैं ब्रिटल नहीं होते। अब जो ब्रिटल फ्रैक्चर्स हैं उसमें सिर्फ इलास्टिक एनर्जी है, ये वही चीज़ है कि क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुई तो जब फ्रैक्चर होगा तो इलास्टिक एनर्जी जो है वही रिलीज होगी। लेकिन डक्टाइल फ्रैक्चर जो है उसके अंदर इलास्टिक और प्लास्टिक एनर्जी दोनों इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टर्म्स हैं जो आइडिया देते हैं कि मटेरियल किस तरह बिहेव करेगा। जो टफ मटेरियल हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं लेकिन जल्दी सडनली या ब्रेक नहीं होते। ठीक है, जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं वो शैटर हो जाते हैं, वो सडनली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। इस तरह जिस तरह स्टूडेंट ने पूछा था तो स्टिफनेस का ही बताया था। स्टिफनेस क्या होती है? इट्स रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन ना, पर्टिकुलरली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सो इट मीन्स के अगर एक मटेरियल जो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है तो उसे प्लास्टिकली डिफॉर्म करना, सॉरी इलास्टिकली डिफॉर्म करना मुश्किल है। ठीक है, सो इस तरह के वेरियस टर्म्स हैं जो मटेरियल की ना करेक्टरिस्टिक्स को बताती हैं। इसी तरह एक और जो है वो है रेजिलियंस। अब टफनेस जो है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है, प्लास्टिक भी है। ठीक है, लेकिन जो रेजिलियंस है दैट इज़ एन इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, रेजिलियंस क्या है? एनर्जी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टोटल रीजन, इलास्टिक भी और प्लास्टिक भी। टफनेस में रेजिलियंस जो सिर्फ इलास्टिक एनर्जी को काउंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो हमें सिर्फ इलास्टिक रीजन में काम करना होता है। क्यों इलास्टिक रीजन में करना होता है? क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी किसी मटेरियल की तो हो सकता है वो दोबारा हम उस पर काम ना कर सकें, हमारे किसी काम का ना रहे। जिस तरह चेयर की एग्जांपल दी थी, चेयर को एक लेग है, लेट से वो प्लास्टिकल डिफॉर्म हो जाती है, परमानेंटली मुड़ जाती है, हमारे काम की नहीं है। ठीक है, या जिस तरह शाफ्ट है वो जब उसे ऑन करते हैं चलाते हैं उसको उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, लेट से स्ट्रेस लेवल जो है वो यहाँ से बढ़ जाता है, तो हर दफ़ा चलाने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती रहती है, तो वो कुछ दफ़ा चलेगी उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे जो मैकेनिकल डिज़ाइन है वो इलास्टिक रीजन में होते हैं, इसलिए रेजिलियंस जो है
वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस रेजिलियंस इज इन वंस अगेन एरिया अंडर द कर्व है, क्योंकि रेजिलियंस क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक रीजन। ठीक है, इलास्टिक रीजन में किस तरह करेंगे, इलास्टिक रीजन डिफाइन कर लें, उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व होगा जो है ना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू देगा इस रीजन में। ठीक है, और यही रेजिलियंस है। तो रेजिलियंस का ये फार्मूला भी, रेजिलियंस क्या होती है, इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, इसकी स्ट्रेस की अलोंग द स्ट्रेन। ठीक है, कहाँ से, 0 टू स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, यील्ड स्ट्रेन तक सिर्फ ना, ये एप्सिलॉन जो वाई है, वाई फॉर यील्ड। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता कि ये एरिया तकरीबन जो है वो मोर और लेस ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, इलास्टिक रीजन जो है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा जब डिफॉर्म होना शुरू होता है तो वहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, तो ये मोर और लेस ट्रायंगुलर एरिया बनता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये मोर और लेस क्या बनेगा, हाफ ऑफ स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस इंटू यील्ड स्ट्रेन ना। इससे हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया अंडर तक फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह जिस तरह हमने बात की यील्ड स्ट्रेंथ की कि जो 0.002 स्ट्रेन या 0.2% स्ट्रेन पे जो वैल्यू आए स्ट्रेंथ की, इसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ जो पॉइंट है उस पर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो गई होती है, लेकिन बात यह है कि हम उसे इसलिए अकोमोडेट करते हैं कि इस तरह बेहतर और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट आते हैं। एक्चुअली जिस पोर्शन तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी उससे हम कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और वहाँ तक जो है वो असल में जो यंग मॉडुलस जो है वो एक्ट कर रहा होता है, या कह लें, आप कह लें कि वैलिड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के उसकी जो कर्व है, या कर्व कह लें, या उसकी जो इक्वेशन है, दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, और इसे हमने कांस्टेंट असूम किया हुआ, इसलिए लीनियर रीजन में यंग मॉडुलस जो है वो एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर में नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्लास डिफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम उससे अकोमोडेट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये केस हो कि स्ट्रेन है, स्ट्रेसेस की कर्व है, वो पहले अपर यील्ड पॉइंट आता है, उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह सिरेशन आती हैं, उसके बाद ये इस तरह वैल्यू जाती है, ये बेसिकली एक्चुअल में कर्व इस तरह इस तरह जाके इस तरह ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें यहाँ पे आगे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसमें जूम किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है कि यील्ड पॉइंट कौन सा है, इस तरह कह लें कर्व को, या ये इस तरह भी हो सकती है, इस तरह करके ना, तो ये पॉइंट इनमें से ना कोई भी अपर या लोअर पॉइंट लिया जा सकता है। ठीक है, लोअर पॉइंट ये ज़्यादा रिप्रोड्यूसेबल है तो हम आमतौर पर ये ले लेते हैं, ज़रा सेफर साइड पे भी है। ठीक है, लेकिन कोई पॉइंट ले सकते हैं, इनको ना समटाइम एवरेज भी ले लेते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे यील्ड पॉइंट होगा जहाँ पे इस तरह क्लियर मतलब पता चल रहा हो, अदरवाइज जो है वो 0.002 स्ट्रेन पे भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब देन ये है कि आमतौर पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। इन जनरल जिस तरह यहाँ पे मेरे स्टील का है ये ग्राफ जो है, तो इन जनरल क्या होता है फॉर आयरन एट द 3 टेम्परेचर्स। ठीक है, आयरन कह लें, ठीक है, आयरन के ये आगे स्टील जो है वो आयरन की समझ लें एक अलॉय है, तो सो इसमें यही है कि अब ये देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी ज़्यादा स्ट्रेन है इसकी, ये 10%, 20, 30, 40% से ज़्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर कम होता है -100 पे, तो इसकी जो स्ट्रेन जो है वो कम हो जाती है, ये देखें यहाँ से स्ट्रेन कम हो रही है। सो इन जनरल मेटल्स एनालाइज के केस में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, इसकी इलोंगेशन जो है ना मटेरियल की वो कम होती जाती है, और इन जनरल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो ये जनरल बिहेवियर है मेटल्स एनालाइज का, जब स्ट्रेंथ कम टेम्परेचर कम होता है तो डक्टिलिटी कम होती है, और जो है स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ से -100 से 200 पे गए हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, 25 से -100 पे इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसे कहते हैं डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन के अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है मटेरियल के बिहेवियर के अंदर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मटेरियल काफ़ी टफनेस ज़्यादा हो गई, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टफनेस है, यहाँ पे आके टफनेस तकरीबन ख़त्म हो गई है। जिससे आपको पहले चैप्टर के अंदर बताया था कि जो वॉरशिप्स थे
वो सर्विस से पहले समटाइम्स शिपयार्ड के अंदर ही ब्रेक हो गए थे, ठीक है। उसमें भी यही था कि जो डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन उस मटेरियल की थी जिसका वो बना हुआ था, मतलब जो भी वारशिप्स थे, उसमें ये था कि वो लेट से 25 पे उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो -10-20 के ऊपर में डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन आ गया या 0 के करीब आ गया, तो वो ब्रेक हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखें टफनेस की वैल्यू कितनी कम है। ये टफनेस की वैल्यू, टफनेस से फटीग प्रॉपर्टीज़ भी बेहतर होती हैं, फटीग बंदा बर्दाश्त कर, जो भी वारशिप बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला मटेरियल जो है ये आमतौर ब्रिटल होगा, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है उसमें फिर कंपोजिशनल चेंजेस की गई और डिज़ाइन चेंजेस भी की ना, ठीक है। यानी कि आपने जनरल प्रिंसिपल याद रखना है कि इन जनरल टेम्परेचर कम करने से मटेरियल की डक्टिलिटी कम होती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।